बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह लाइव पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल आज पेश कर दिया गया, जिसे स्पीकर कौमी असम्बली ने मुतल्लिका कायमा कमेटी को भिजवा दिया है। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 में दो तरमीम मुतारफ कराई गई हैं। एक तरमीम जिसमें कहा गया है कि किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का इकरारनामा तब्दील नहीं किया जा सकता। दूसरी तरमीम में कहा गया है कि जिस पार्टी ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को नहीं दी, इन्हें मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। अब ये दोनों बिल जो हैं, ये लेजिस्लेशन जब अगर इनकी मंजूर होती है कौमी असम्बली और सेनेट से, तो इनका फौरी तौर पे नाफिजुल अमल ये होंगी। अपोजिशन ने इस हवाले से काफ़ी जो है वो अपोजिशन ही की, क्योंकि चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर साहब का ये कहना है कि ये बिल कानून साजी इसलिए की जा रही है कि ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें ना मिल पाएँ। और उन्होंने कहा कि ये लेजिस्लेशन अगर पास होती है तो पीटीआई इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करेगी। एक तो इस हवाले से हम बात करेंगे कि ये जो इलेक्शन एक्ट, वैसे आपके इल्म में है कि 2017 में आया था, फिर इसमें तरमीम हुई और ये सेकंड तरमीमी बिल है 2024 का। दूसरी तरफ आज बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब ने फ़ौज से मुज़ाकरात पर रजामंदी ज़ाहिर कर दी है। अडयाला जेल में जो कमरा अदालत में सहाफ़ियों से गैर रस्मी बातचीत करते हुए बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब का कहना था कि वो फ़ौज से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, वो अपना नुमाइंदा मुकर्रर करें ताकि मुज़ाकरात हो सकें। अलबत्ता उन्होंने कहा कि 9 मई में जो पीटीआई का कारकुन या रहनुमा मुलव्विस पाया जाता है उनको सज़ा दी जाए। और हुकूमत पे ये इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत की कोशिश है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फ़ौज में वेच बने, खलीज बढ़े, ताकि इनकी पार्टी को ख़त्म किया जा सके। उनके इस बयान पर आज हमने देखा कि इसकी बाज़गश्त हमें कौमी असम्बली के ऐवान में भी नज़र आई और वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ साहब ने भी इस पर सख्त रद्द अमल दिया। उन्होंने कहा कि ये एक और यू टर्न है बानी चेयरमैन पीटीआई का, वो अब मुज़ाकरात की पेशकश कर रही हैं। एक वक्त में ये गिरबान पे हाथ डालते हैं और दूसरे वक्त पर पाँव पे। उन्होंने कहा कि पीटीआई की हिस्ट्री रही है कि उन्होंने रियासती इदारों के खिलाफ अपने कारकुनान को उकसाया है। इन नुकात पे प्रोग्राम के पहले से हम गुफ्तगू करेंगे, दूसरे से में हम जो ये मानसून का स्पेल है, शदीद स्पेल है जो पूरे पाकिस्तान पे इस वक्त इसके ज़ेरे असर है और मूसलाधार बारिशों की वजह से अब तक 28 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे कि इस नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इस हवाले से क्या मनसूबाबंदी कर रही है और आने वाले दिनों में क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए और बारिशों का जो ये स्पेल है ये किस हद तक प्रिवेल करेगा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने आप चेयरमैन एनडीएमए से भी इस हवाले से गुफ्तगू की थी। प्रोग्राम के पहले हिस्से में जो 3 पार्लियामेंट्स मेरे साथ आज नशिस्त कर रही हैं उनका तारुफ मैं आपसे करा देता हूँ। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर शजरा मनसब साहिबा ने, मेंबर कौमी असम्बली है, मुशर्रफ नवाज से आपका ताल्लुक है, आपका बहुत शुक्रिया मैम के प्रोग्राम सच के लिए आपने वक्त निकाला। हमारी आज की दूसरी मेहमान शख्सियत मेंबर कौमी असम्बली हैं सहर कामरान साहबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकज़ी रहनुमा, आपका बहुत शुक्रिया। और आज की हमारी तीसरी मेहमान है सबीन गौरी साहबा, MQM से आपका ताल्लुक है, मेंबर कौमी असम्बली, आपका भी बहुत शुक्रिया। सो वी हैव अ वेरी ऑनरेबल ऑल विमेन पैनल। तो डॉक्टर साहबा आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। कानून साजी आप लोग मुतारिफ करा रहे हैं, मैंने जैसे बताया कि पीटीआई का ये कहना है कि ये आप लोग उनको जो मखसूस नशिस्तें मिलनी हैं उसको ख़त्म करने के लिए ये कानून साजी ला रहे हैं। क्या इंटेंट है? हर कानून साजी के पीछे कोई ना कोई इंटेंट और ऑब्जेक्टिव होता है। योर टेक, क्योंकि आप हुकूमती जमात से हैं। देखिए, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर आर्टिकल 51 और आर्टिकल 106 उसको देखा जाए, उसके बाद आप इलेक्शन एक्ट 2017 में देखें तो ये चीज़ें ऑलरेडी वाज़े हैं, इसमें कोई इबहाम नहीं। कोई चीज़ें जो हैं उसके अंदर कि कब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है कितनी देर उसके पास होती है कि वो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ले, 3 दिन गालिबन 3 दिन उसके पास होते हैं। उसके बाद ये कि किस वक्त एक पॉलिटिकल पार्टी ने अपना नशिस्तों के लिए फहरिस्त जमा करा दी है, उसके बाद ये कि कितनी अपनी वो जो कितनी नशिस्तों के लिए वो फहरिस्त जमा करा सकते हैं अकॉर्डिंग टू के उनकी कितनी विनिंग हो। ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। इन्हीं चीज़ों के ऊपर मजीद क्लैरिटी लाने के लिए आज की तरमीम लाई गई है। ये कोई नई बात नहीं है या कोई नई चीज़ हमने 12 जुलाई का सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट का फैसला भी है, वो बिल्कुल है, लेकिन बात ये है ना कि वो जो फैसला है क्योंकि वो हो चुका है, हम सबको एज पाकिस्तानी शहरी उस पर तनकीद करने का भी हक है। तो हम समझते हैं कि जो इलेक्शन एक्ट 2017 की बहुत सारी शिकों के खिलाफ वर्जी है उस फैसले में। और उन चीज़ों को क्लैरिफाई करने के लिए, उन चीज़ों को मज़ीद ये बताने के लिए कि इस तरह से ये चीज़ें लिखी जा चुकी हैं
आइन के अंदर, हमारे आइन के अंदर ये चीज़ें इंश्राइंड हैं, उसके बाद उनकी मज़ीद तशरी इलेक्शन एक्ट 2017 ने कर दी है। अब कानून साजी जो है वो पार्लियामेंट ने करनी है। पार्लियामेंट एक लॉ मेकिंग के लिए बनी है और एक सुप्रीम है इदारा लॉ मेकिंग के लिए। जो लॉज क्लियर हैं उनके ऊपर अगर उनको रीराइट किया जाए या कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया जाए तो मेरे ख्याल में इस तरीके से हम एक केओस की तरफ बढ़ेंगे। और हम ये समझते हैं कि इदारों के अंदर बैलेंस बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसमें सहर साहब ज़ाहिर बात है पीटीआई जो उस फैसले की एक तरह से सिलसिला बेनिफिशरी है कि वो सीटें उनको दे दी गई हैं, और एक तरह से पीटीआई पहले से जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल थी उनको मेंबरान को ये भी अलाउ किया गया कि आप लोग जो 39 तो इलेक्शन कमीशन ने भी नोटिफाई कर दी हैं, 41 का मामला रह गया है। तो आप क्या समझती हैं कि अगर ये लेजिस्लेशन पास होती है जो कि बिल्कुल पार्लियामेंट का इस्तेकाक है, इससे सुप्रीम कोर्ट में वो दोबारा जाते हैं जो फैसला वो दे चुके हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो फैसला किया गया था बल्ले के निशान का, उसको गलत तशरीह किया इलेक्शन कमीशन ने, और वो पार्टी थी और पार्टी है। तो क्या ये फिर खुदा न खास्ता सुप्रीम कोर्ट वर्सेस पार्लियामेंट नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके दरमियान टकराव नहीं होना चाहिए, ना ही नज़र आना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस को जन्म देता है। एक चीज़ को मैं अप्रिशिएट करूंगी कि ठीक है कानून जो है वो मुतारिफ हुआ, लेकिन वो जो है स्टैंडिंग कमेटी के पास चला गया। स्टैंडिंग कमेटी में तमाम पार्टीज़ की रिप्रेजेंटेशन होती है जी। और हर जो अमेंडमेंट है या जो शिक है कानून की उसको गौर देखा जाता है। तो आई बिलीव कि वहाँ पर डिटेल में इस पर गुफ्तगू होगी। लेकिन हमें ये देखना है कि फ़ैसले वो हों जो आपको समझ भी आए, ठीक है ना। आप बिल्कुल जो है जिनका नशिस्तों का हक है उनको मिलनी चाहिए, लेकिन प्लेट में रख के नशिस्तें देना ये भी ज़रा समझ से बालातर है। और आपको मिलना ये समझ में आता था नहीं, उनकी सीटों की प्रोपोर्शन से? देखें बात यह है कि अब उसके अंदर भी एक कॉम्प्लिकेशन है, यकीनन उसकी भी वजाहत होनी चाहिए कि या तो ये था कि हाउस को इनकम्प्लीट छोड़ा जाता, ठीक है, या ये था कि जो जमातें थीं उनको उस तनासब के साथ उनमें नशिस्तें तकसीम की जाती। आई थिंक उस पर थोड़ा सा जो है ना तहम्मुल से चलना चाहिए था कि ये जो थी कॉम्प्लिकेशंस उनके ऊपर गौर किया जाता कि इसकी जो है दूरस्थ नताइज क्या निकलेंगे। देखिए बात यह है कि पहली चीज़ ये हमने तो नहीं कहा था कि तहरीक इंसाफ को कि आप इंतखाबात ना कराएं, उनके इंतखाबात पे एतराज़ भी हमने नहीं किया था, उनकी अपनी जमात से हुआ था। जिन मेंबर ने एतराज़ किया था उनको ना उनका रेसिग्नेशन आया था ना उन्होंने उनको टर्मिनेट किया था, ठीक है। अगर उनके अपने अंदर से कोई आवाज़ थी और बार बार वो आवाज़ थी, जस्टिस वजी की भी आवाज़ थी, उसके बाद भी थी, तो एक मेरे ख्याल में एक मुसलसल एक कुछ न कुछ जो है वो इश्यूज जो है वो चल रहे थे तहरीक इंसाफ के साथ। फिर उन्होंने उनको वक्त दिया गया, उन्होंने इलेक्शंस नहीं तो करा, सारा मामला तो सारा हो गया। गया। अच्छा उसके बाद अब ये फौरी नाफिज़ुल अमल है ना, ये बताया गया। जी बिल्कुल, देखिए तो क्या इसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आएगा? क्योंकि वो फैसला तो 12 जुलाई को हो गया। देखिए बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, इसलिए कि देखें इस वक्त मैं समझती हूँ कि ये चीजें जिस किस्म के आज एक सियासी तनाव है, जिस तो मैं समझती हूँ ये बढ़ेगा। तो हुकूमत जो है, चूंकि आप लोग भी हुक्मरान इत्तेहाद के साथ, मैं सबीन को भी शामिल करता हूँ, आप लोग तो चाहेंगे कि पॉलिटिकल टेम्परेचर कम हो। सहर साहिबा की जो आपकी कुलीग है उनके कहना है कि अगर ये लेजिस्लेशन होती है तो इससे सियासी दर्जा हरारत बढ़ेगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है, मगर आप ये देखें ना कि जो कुछ माजी में हुआ है उससे भी एक वैक्यूम क्रिएट हो गया ना, और एक लाहासिल बहस शुरू हो गई है। क्योंकि पहले जो है वो ऑलरेडी क्वेश्चन मार्क था, और बिल्कुल 12 जुलाई को हम सबके लिए काबिल एहतराम है सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने फैसला दिया है, मगर क्या इसमें इलेक्शन कमीशन को ऑन बोर्ड लिया गया है? बाकी जमातें भी वही सब चीज़ें जो है वो प्रैक्टिस करके आई हैं, जैसे शिजा साहिबा ने कहा कि उसका एक मखसूस जो है ना वो तरीक़ाकार है। हम सब जो हमारी तमाम जमातें उन सब ने वो फॉलो किया है कि 3 दिन जो है वो पेपर सबमिशन थी, फिर उसके बाद जो है वो लिस्टें जमा कराई गई थी, फिर उन लिस्टों में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा हुआ है कि कुछ पार्टीज़ में कुछ प्रॉब्लम भी आती है, तो अगर आप माजी में भी देखें तो वो एक दफ़ा जमा हो जाती हैं, तो उसके बाद किसी भी किस्म की उसके अंदर कोई चेंजेस जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, चाहे आपका कोई मेंबर आए, चाहे आपकी सीट खाली जाए। उसके बाद जब जो है ये हम जमातों ने तो नहीं उठाया था इस पे क्वेश्चन मार्क, जो पीटीआई की जो भी सिचुएशन थी, चाहे उनके इंटरनल इलेक्शन थे, वो इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड किया। तो जब इदारे जो ये डिसाइड करते हैं, जब उन्होंने एक दफ़ा डिसाइड कर लिया था, उसके बाद वो ख़वातीन जो उसके बाद आईं
اور انہوں نے حلف برداری میں حصہ لیا اور پھر وہ انہوں نے کچھ دنوں تک وہاں پہ سرو بھی کیا نا, تو پھر ان کا کیا قصور ہے؟ وہ چاہے نون لیگ سے تعلق رکھتی تھی, پیپلز پارٹی سے, کسی بھی اور جماعت سے, ایم کیو ایم کا اس میں نہیں وہ تھا, مگر اس کے باوجود بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان خواتین کو آپ کہاں کھڑے کریں گے جو ریزرو سیٹ پہ آئیں؟ تو ایک ویکیوم اور ایک تناؤ کی کیفیت تو وہیں سے شروع ہو گئی تھی. اس کے بعد جب سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس میں کیونکہ ایک مضبوط ستون ہے, ریویو میں نہیں گئی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے ریویو کی پٹیشن جی, کیونکہ ہماری اس میں کوئی سیٹ بھی نہیں ہے, مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو اس میں الیکشن کمیشن کو بھی آن بورڈ لینا چاہیے. نہیں, نیشنل اسمبلی میں نہیں ہے جی, سندھ اسمبلی میں ایک سیٹ ہے. ایک سیٹ ہے. شاہزاد صاحبہ, آپ یو شیئر دا کنسرن جو فاضل ممبر قومی اسمبلی کا ہے کہ اس سے سیاسی تناؤ میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے اگر یہ منظور ہوتی ہے, کیونکہ چیئرمین پی ٹی آئی جو ممبر قومی اسمبلی میں ہے بیرسٹر گور, انہوں نے کہا ہم سپریم کورٹ میں جا کے اس کو چیلنج کریں گے اور یہ پارٹی اسپیسیفک یا پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن ہے. جی, جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہم نے انٹروڈیوس کرائی, یہ چیزیں آلریڈی کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے, کانسٹیٹیوشن میں بھی الیکشن ایکٹ میں ہم لانا چاہ رہے ہیں, تو یہ چیزیں تو آلریڈی وہاں ہیں. جہاں تک بات ہے کہ اس سے سیاسی ٹیمپریچر بڑھے گا, تو دیکھیں نا, بات یہ کہ انسٹیٹیوشنل بیلنس اگر ہو جائے اور تمام ادارے اپنے اپنے حد میں رہ کے اس کے صرف کام کریں. اب پارلیمنٹ کا کام لا میکنگ ہے, ہمیں کوئی لا میکنگ سے تو روک نہیں سکتا, اور پارلیمنٹ از دا سپریم ادارہ جس نے کہ لا میکنگ کرنی ہے, تو وہ ہم کر رہے ہیں. اگر یہ اس کے خلاف سپریم کورٹ میں جاتے ہیں تو پھر دیکھ لیں گے کہ سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے. کیا یہ بہتر نہیں کہ سیاسی جماعتیں, یہ جو سیاسی معاملات ہیں, پارلیمنٹ سے بڑا کوئی اور فورم ہو نہیں سکتا, 25-24 کروڑ عوام کا نمائندہ فرق, اس میں حل کر لیے جائیں ہر معاملہ جو ہے, لینڈز ان دی پورٹ. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ اور پھر جب اس کا فیصلہ تو ایک ایگریوڈ پارٹی ہوتی ہے, ایک بینیفیشری پارٹی ہوتی ہے. یہ پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے فیصلے. میں تو سمجھتی ہوں یہ بھی جو فیصلہ تھا نا, ہمارے معزز جج صاحبان کو پارلیمنٹ میں بھیج دینا چاہیے تھا کہ جائیں وہاں پہ آپ اس چیز کے اوپر ڈیبیٹ کریں, ڈیبیٹ کر کے آپس میں فیصلہ کر لیں کہ کیا ہوگا. I think that was the best thing. لیکن یہ ایک جماعت ہمارے اندر ایسی ہے, آپ سب کو پتا ہے, جو کہ کہتی ہے کہ ہم نے سیاسی قوتوں سے بات ہی نہیں کرنی. انہوں نے کہا ہے کہ فوج اپنا نمائندہ انہوں نے کہا ہے کہ فوج اپنا نمائندہ مقرر کرے, اور وہ دو آج کی بات نہیں, کوشش ہے کہ ان کی اور فوج کی لڑائی رہے ہماری. یہ بھی ساتھ دیکھا ہے ٹو ایڈ اٹ. جی, اسی لیے میرا خیال ہے کہ 9 مئی بھی ہم نے ہی ان کو کہا تھا کہ جا کے کر لیں, اور جو انہوں نے اپنی ذہن سازی پہلے کی تھی وہاں پہ زمان پاک میں بٹھا کے یوتھ کو اور ینگسٹرز جو بیچارے ان کی وہ یہ جو اپنے آپ کو پورٹریٹ کرتے ہیں ایز اے پتہ نہیں کیا مسایا, تو وہ ینگ لوگ بیچارے جو ہیں ان کی پہلے ذہن سازی کی. آج کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے لوگوں میں سے کوئی بھی اس میں ملوث تھا تو اس کو سزا دے. واٹ اباؤٹ یو یور سیلف, آپ کتنے ملوث تھے, آپ کس طرح ذہن سازی کرتے رہے, آپ کس طرح کہتے رہے کہ عمران نہیں تو پاکستان نہیں, اور آپ کس کس طرح کے اپنے لوگوں کو بتاتے رہے کہ یہ کہو کہ جی یہ ہماری ریڈ لائن ہے, اور آپ نے خود اعتراف کیا, اپنا اعتراف جرم کیا کہ اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو جا کے جی ایچ کیو پہ جا کے انہوں نے کہا پرامن احتجاج. لیکن جو آپ ذہن سازی پہلے ہی کر چکے تھے لوگوں کی, جہاں پہ آپ لوگوں کے یوتھ بیچاری کے ذہن کو پہنچا چکے تھے, آج آپ اس کی رسپانسبلٹی تو لیں. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جاؤ ان کو پکڑ لو. اگر انہوں نے کیا, ان کی تو اپنی ویڈیوز موجود ہیں, آڈیوز موجود ہیں ان لوگوں کی, ان کارکنان کی, یہ کہتے ہوئے کہ ہمیں کس کس لیڈر نے کہا ہے کہ ادھر جاؤ. تو یہ بات ہے. تو اس لیے یہ چیزیں جو ہے سیاسی جماعتوں کے ساتھ آج کی بات نہیں. جب ہم 2018 میں آر ٹی ایس کے رگڈ شدہ الیکشن کے نتیجے میں آئے, ہم تمام جماعتوں نے پھر بھی جمہوریت کے استحکام کے لیے یہ کہا کہ ہم پھر بھی پارلیمان کا حصہ بنیں گے. اس وقت بھی ہم نے کہا کہ آئیں ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں. 2022 میں جب آئینی طریقے سے ان کو نکالا گیا تبھی بھی کہا گیا ان کو آفر کی, اور 2024 میں بھی ان کو آفر کی. اس چیز کے اوپر یہ پارٹی نہیں آتی اور یہ کہتی ہے کہ وہی فوج جس کو کہ کل ہم کہتے رہے کہ نیوٹرل ہو گئے تو جانور ہو گئے, آج ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ غیر نیوٹرل ہو. لیکن اس میں آپ سے جاننا چاہوں گا, یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ان کے بیانات ہیں, چیئرمین پی ٹی آئی فارمر پرائم منسٹر رہ چکے ہیں پاکستان کے عمران خان صاحب. آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ ظاہر بات ہے ایز وی اسپیک اب یہ سچویشن ہے, کیا اگر مخصوص نشستیں, ایک ہائپوتھیٹیکل میرا کوسچن ہے, اگر ان کو ملتی ہیں تو آپ لوگوں کے حکمران اتحاد کو تو فرق نہیں پڑتا؟ مطلب نمبر گیم میں کوئی جوہری تبدیلی نہیں آتی, میرا سوال یہ ہے.
देखिए बात यह है कि आइन और कानून को वाज़ेह होना चाहिए, जो चीज़ इबहम पैदा करे वो नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की तशरीह से फुल कोर्ट से आप समझते हैं इबहम अभी भी है? पहले पंजाब में जो कुछ हुआ, आप देखें जिस तरीके से पंजाब असेंबली को होस्टेज बनाया गया, जिस तरीके से जो है उसको डिसॉल्व किया गया, मैं समझती हूँ कि देखें एक खराबी की जड़ वहाँ से बन गई थी। अब अगर नेशनल असेंबली में भी ये सब कुछ होता है, आपने कहा पार्लियामानी फोरम, स्टैंडिंग कमेटी पार्लियामानी फोरम है ना, जी जी, स्टैंडिंग कमेटी पार्लियामेंट, ठीक है, बिल्कुल मेरे ख्याल में वहां पे जाएं, अपना आप नजर रखें, अपना नुक्ता नजर रखें, आप बहस करें, आप कायल करें, आप बताएं, आप या खुद कायल हो जाएं। देखिए ना, तरीकेकार तो यही है। और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जब मुश्तरका इजलास से खिताब किया तो उन्होंने कहा कि देखिए पाकिस्तान एक चैलेंजिंग सूरत हाल से गुजर रहा है, हम सबको बैठ के बात करना चाहिए, मिलके चलाना चाहिए। ये भी उस वक्त भी बात नहीं करना चाहते थे। अब 5 अगस्त आने वाला है, तो मेरे तो जहन में बार बार 5 अगस्त याद आ रहा है कि जिस तरीके से कश्मीर की खसूसी हैसियत तब्दील हुई थी, 2019। और हाँ जी, और ज्वाइंट सेशन बुलाया था पार्लियामेंट का, चेयरमैन बिलाल भुट्टो जरदारी ने की डिमांड के ऊपर, तो आपने तो करारदाद पे भी बैठना पसंद नहीं किया, आप तो किसी चीज पे बैठना नहीं चाहते। आज आप कहते हैं कि आप बात करना चाहते हैं अफवाज पाकिस्तान से, तो हमने तो नाम नहीं रखे थे ना, हमने तो एड्रेसेस नहीं बताए थे कि आप इन एड्रेसेस पे जाके हमला करें। बातचीत हो सियासी जमातों के दरमियान जो कि आइन के तहत होती है। देखिए सियासी जमातों के साथ जो बातचीत होती है वो पार्लियामान में होती है, ठीक है, बिल्कुल होनी चाहिए बातचीत, रोजाना बातचीत होती है, बिजनेस कमेटी की जो मीटिंग्स होती है उनमें बातचीत होती है, बातचीत बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन ये जिस तरीके से एक क्योस पैदा किया जाता है, उस क्योस का जो पाकिस्तान के ऊपर मनफी असर आ रहा है, उसको तो वेलकम नहीं कर सकते। समीन, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जाहिर बात है मैं मुस्तफा कमाल साहब को भी सुना है, जो IPPs का इशू है उसमें MQM भी बार बार कह रही है, आप भी हुक्मरान इत्तेहाद कैसे, बल्कि कोलिशन गवर्नमेंट में है, कैबिनेट में आपकी नुमाइंदगी, आप कह रहे हैं कि इन पे नजरसानी की जानी चाहिए। जमात इस्लामी भी यहाँ पिंडी में धरना दिए बैठे हुए हैं, बानी चेयरमैन PTI ने जहाँ ये बातें की, उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पार्टी सपोर्ट करती है जो जमात इस्लामी का धरना है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये वो इश्यूज हैं जो अवामी मुफाद आमा के हैं, जैसे एक आम आदमी इफेक्ट हो रहा है, उन पे कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं? ये मामला तो चलेंगे, कौमी असम्बली की क्या कॉन्फ़िगरेशन है, रिजर्व सीट्स किन को मिलनी चाहिए, किन को नहीं मिलनी चाहिए, आप लोग कानूनसाजी कर रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट से फैसला ले चुके हैं, दोबारा जाने का ऐलान करें, उन मामलात पे भी मामलात जो हैं वो आगे नहीं बढ़ रहे। देखिए मेरे ख्याल में कोalition गवर्नमेंट में होने का मकसद ही यही है हमारा, जो कि मुस्तफा भाई बार बार ये बात कह भी चुके हैं, हमारी लीडरशिप, कि हम हैं इस वजह से कि हम अवामी मसाइल हल कर सकें ना, और जहाँ जहाँ पे अगर कोई ऐसे लूप होल्स हैं या कोई ऐसे एग्रीमेंट्स हुए हैं जैसे IPPs वगैरह का है, तो हम चाहते हैं कि उसको बेहतर तरीके से किया जाए और उसको रिवाइज किया जाए। यही मुतालबा हमारी लीडरशिप ने भी किया है। खासतौर पे जो कैपेसिटी चार्जेस की मद में इतने एक्स्ट्रा चार्जेस पे हो रहे हैं, और जो है जितना भी हमारा जो एक साल में 1929 अरब रुपए दिए हैं। जी बिल्कुल, वो तकरीबन हमें अगर जो है वो तमाम बाकी ममालिक को $6 का जो है वो 1 यूनिट पड़ता है, तो हमें $16 का पड़ रहा है, और उसका सारा बोझ जो है वो गरीब आवाम पे आ रहा है ना, हमारे ताजर हजरात पे आ रहा है, हमारी आवाम पे आ रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि एक तो 2 पॉइंट्स जो हैं वो हमने बार बार इसमें डिस्कस किए कि एक तो हमें जो है वो IPPs में जो है ना वो उसको जिस तरीके से टेलीकॉम में हमने किया था कि मुख्तलिफ कंपनीज को ऑनबोर्ड लिया जाए, ताकि ये जो आपकी मोनोपोली है ये खत्म हो, कि जिसका जितना मर्जी जो है वो उसके ऊपर चार्जेस लगाए और आवाम वो बेयर करने पे मजबूर हो। तो एक तो इसमें जो है वो हम चाहते हैं कि नजरसानी की जाए और काफी कंपनीज को, बाहर की कंपनीज को इन्वॉल्व किया जाए, ताकि जब कॉम्पिटिशन बिल्कुल है, मगर इसकी कोई ना कोई आपको इसका हल तो निकालना पड़ेगा ना। अगर कोई गवर्नमेंट आती है और उसने ये 10 साल, 20 साल, 30 साल मुआहदा किया है, तो आप उसका सारा बोझ अवाम पे तो नहीं डाल सकते ना। और भी चीजों में जो है वो अवाम ऑलरेडी बहुत ज्यादा पिसे हुए हैं, तो कम से कम हमारा ये फर्ज बनता है, क्योंकि हम उनके नुमाइंदे हैं, कि हम इस चीज को जो है वो करें। दूसरे जो कैपेसिटी चार्जेस हैं, 43,000 मेगावाट बिजली हम प्रिपेयर करें, जिसमें से 30,000 मेगावाट बिजली हम इस्तेमाल करें, जो 13,000 नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर भी चार्जेस दे रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, इस शक को रिवाइज होना चाहिए। और जहां तक जमात इस्लामी का ताल्लुक है, वो तो मेरे ख्याल में मुतालबा इस तरह का कर रहे हैं कि जो के इलेक्ट्रिक और दूसरी कंपनीज है उनको फिर से गवर्नमेंट के हवाले कर दिया जाए, तो फिर तो वो उसका वही हाल होगा जो स्टील मिल का हुआ है। या इस वक्त बुनियादी नुकता तो ये है कि ये जो IPPs के मुआहदात हैं, जो टैक्सेस, उस पर कमी लाई है, और वो आपने कह रहे हैं हम धरने के दायराकार को भी बढ़ा रहे हैं। शिजा साहब, आज मैं सुन रहा था लीडर ऑफ द अपोजिशन उमर अयूब साहब, चूंकि वो वजीर तवानाई और एनर्जी भी रह चुके हैं PTI की गवर्नमेंट में, वो जिम्मेदारी डाल रहे थे आप लोगों पर और पीपल्स पार्टी पर कि 1994 में IPPs की बुनियाद इन्होंने रखी थी और 2013 में फिर आप लोगों ने, और फिर वैसे तो उन्होंने PTI ने भी खुद उसको कंटिन्यू ही रखा। लेकिन मैं जानना चाह रहा हूँ, जमात इस्लामी यहाँ धरना दिए बैठे, ये भी आप लोगों के लिए एक, क्योंकि आप लोग चाह रहे हैं कि पार्लियामान में तमाम मामला तय हों, वो सड़क गर्म करने की बात कर रहे हैं, कैसे आगे बढ़ा जाएगा? ये तो बड़ा, जिसे कहते हैं ना, मुतफर्रिक किस्म के चैलेंजेस हैं, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, पार्लियामेंट्री, और अब सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं दोबारा।
देखिए हमारा फोकस तो यही है कि जो मईशत है उसको बेहतर किया जाए। हमने जिस वक्त गवर्नमेंट ली तो हमें पता था कि हमें बहुत मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे, हमें बहुत सख्त इकदाम उठाने पड़ेंगे, और मैं इस चीज़ से अग्री करती हूँ कि IPPs वाला मामला जो इसको ज़रूर सॉल्व करना चाहिए, इसका कोई ना कोई तरीका निकालना चाहिए जिसके ऊपर हम कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आपने खुद कहा कि सॉवरेन गारंटीज है, एकदम से तो हम उनको नहीं छोड़ सकते, मगर जो यहाँ जो लोकल कंपनीज हैं उनमें भी सॉवरेन नहीं, गारंटी है, मगर I मुझे think- पता चला है। हाँ, लेकिन हो, हम बातचीत के लेकिन जरिए- गवर्नमेंट को उनसे नेगोशिएट करना चाहिए। अगर जो है वो लोकल कंपनीज हैं उनके साथ गारंटीज हैं भी, तो देखें आप सिर्फ गरीब आवाम पे बोझ नहीं डाल सकते, ठीक है। इस वक्त मैं अपना बिल नहीं पे कर सकती, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आपका बिल 78,000 आएगा और आप एक रूम इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो आप कैसे पे करेंगे, ठीक है ना। मेरी फैमिली इधर नहीं है, आई लिव जो है अलोन, तो मेरे लिए तो 78,000 मैं सोचती हूँ कि जब मैं वहाँ पे आई थी उसी अपार्टमेंट में तो 8,000 बिल आता था, अब 78 है। एंड आई एम जस्ट लुकिंग एट कि अगर इस दफा मैं पे कर देती हूँ अगली दफा कहाँ से करूँगी। तो मैं ये समझती हूँ कि रियलिटी को समझना बहुत जरूरी है। और आपने बोला कि पीपल्स पार्टी के दौर में, ठीक है, जब 94 में आई थी, हाँ, जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी उस वक्त, लेकिन उसके साथ साथ बीबी साहिबा ने थर कोल के मंसूबे पे, विंड कॉरिडोर्स पे, इन पे काम करना शुरू किया। वो रुपए में एग्रीमेंट थे, ये जो डॉलर्स में एग्रीमेंट हुए, जो बाद में हुए, जो डॉलर्स में हुए, जो कि उनको जो है जब उनकी मुद्दत खत्म हो गई उनको दोबारा जो है रिवाइज किया गया। तो ये देखना है कि जी आपने क्या सोच के किया था, आपने क्यों अल्टरनेटिव मींस, वरना आप ये देखें कि न्यूक्लियर पावर प्लांट पे भी काम हो रहा था, थरकोल भी एनर्जी दे रहा है ग्रिड के अंदर, फिर उसी तरीके से विंड कॉरिडोर, सोलर इंपोर्टेड कोयले से बनाई जा रही है बिजली। बिल्कुल। अगर लोकल से हो तो शायद उस पे कभी आप बात कर सकते हैं। अभी जब हमारे जो मिनिस्टर्स दोनों गए चाइना, वो इसी हवाले से गए हैं कि इन चीज़ों के ऊपर काम किया जाए। मैं बिल्कुल समझती हूँ कि इसके ऊपर काम होना चाहिए, हुकूमत का ये फोकस है कि क्लीन और ग्रीन एनर्जी दी जाए, और इसके अलावा ये जो हो चुके हैं मुआहदे इनको थिंक किया जाए, कोई तरीका निकाला जाए, कोई वे आउट निकाला जाए। और हमें काफ़ी उम्मीद है, क्योंकि अवाम के ऊपर बोझ डालना हम सबके लिए नहायत तकलीफ। लेकिन आप ये समझती हैं कि आप बिल्कुल सही कह रही हैं और आप लोगों में ये रियलाइजेशन है, और जाहिर बात है आप लोग MNAs, आप लोगों का आवाम से बराह रास्त रब्ता है, लेकिन ये तमाम चीज़ें जैसे कल फिच की एक अच्छी रेटिंग आई है, उन्होंने पाकिस्तान का स्टेटस C+ कर दिया है, CCC+ कर दिया है। अफरात ज़र में कमी इसलिए आएगी कि शरह सूद में 1% कमी आ गई है। लेकिन अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी शेजा साहब, और सियासी दर्जा हरारत इसी तरह बदर्जातम ऊपर रहेगा, तो मामला आगे ये बात इन्वेस्टर कैसे आएंगे? आपकी बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन जो इस वक्त का धरना है उसके साथ तो हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये सोचना चाहिए, अगर फॉर एग्जांपल उनके पास कोई फॉर्मूला है जो वो डिमांड्स कर रहे हैं, उनकी डिमांड अपनी जगह बिल्कुल ठीक है कि ये बोझ अवाम उठाने के काबिल नहीं है, वो हमारे साथ बैठे मुज़ाकरात करें, जो उनके पास पहला दौर तो हुआ है, मेरे ख्याल में दूसरा पहला दौर हुआ है, बिल्कुल। तो ये हम तो ओपन है कि हमारे साथ मुज़ाकरात किया जाए, वी आर ओपन टू सजेशंस, वी वांट कि अवाम की बेहतरी हो, यही हमारा फोकस है कि अवाम की बेहतरी हो, अवाम के ऊपर से महंगाई का बोझ कम हो। हमने तो अपना पॉलिटिकल कैपिटल भी लूज़ किया है सिर्फ और सिर्फ इस फोकस के लिए कि अवाम को बेहतरी लाई जाए। पाकिस्तान जो कि डिफ़ॉल्ट कर रहा था, पहले तो पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया, जो कि एक बहुत मुश्किल काम था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो हुआ। अगर उस वक़्त हम हुकूमत ना लेते और हमारी इत्तेहादी जमातें, तो पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट कर जाता। अभी भी हमारा फोकस यही, और कुछ अच्छे इशारे आ भी रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि चाइना के साथ जो मुज़ाकरात हुए हैं उनके भी कोई प्लस पॉइंट्स आएंगे। IMF के साथ हमारी डील हो गई है, जिसकी वजह से कि बाकी हमारे जो दोस्त ममालिक हैं वो भी इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में सरमायाकारी करने को तैयार है, तो ये बेहतरी की तरफ निज़ाम मैं तो गवर्नमेंट से कहूंगी कि आप चाइना जाने के बजाय सबसे पहले जो आपके लोकल जो ओनर हैं, हुकूमती कंट्रोल में जी, IPPs, जी बिल्कुल, उनके साथ बात करें, इसलिए कि जहां आप रिलीफ दे सकते हैं वहां पे बात करें। और क्योंकि चाइना का तो प्रोसेस होगा, ये एक सीरियस इशू है, NIC के शायद हम ये धरने और ये सब चीज़ों को शायद हम सर्वाइव कर लें, शायद हम तहरीक इंसाफ के प्रेशर्स को भी सर्वाइव करें, लेकिन पब्लिक अनरेस्ट को शायद हम सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। अच्छा, ये फीलिंग पाई जाती है, बिल्कुल मुझे इस बात बिल्कुल देखें, इसलिए कि जहाँ पे आपके सामने ऐसी खबरें आ रही हों कि एक शख्स ने तनख्वाह न मिलने पे अपने एम्प्लॉयर को कत्ल कर दिया, गोली मार दी, या लोगों ने खुदकुशी कर ली, अपने ऑपरेशन के पैसे रखे थे वो पे करके जो है खुद कुएं में छलांग मार दी। देखिए, दीज आर सीरियस इश्यूज, आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। हम इनको आप आज बताते हैं रोजाना कि जी आगे हमारे पास समरी के 5 रुपए बढ़ा दे, कैपेसिटी चार्ज 6 रुपए बढ़ा दें, आप तो बढ़ा देंगे, देने वाले देंगे कहाँ से?
یہ تو دیکھیں نا, مطلب آپ یہ انبیئریبل ہے. پیپلز پارٹی کے پاس اس کا حل موجود ہے, کیونکہ آپ شیئر کر سکتے ہیں نا, آپ ان کے ساتھ حکومت ٹریجری بینچز پہ بیٹھتے ہیں, ایم کیو ایم بھی کولیشن گورنمنٹ میں ہے. ظاہر بات ہے میرے خیال میں کوئی بھی سیاسی حکومت یہ نہیں چاہے گی کہ عوام کی ہٹ جو ہے وہ انہیں پڑے, پولیٹیکلی اسپیکنگ. بالکل دیکھیں بیٹھنا چاہیے. آئی بلیو کہ اس وقت جو ہے جو ایک اہم میٹنگ, ایک اہم جو ایک ہونی چاہیے ڈیلیبریشن, وہ اس ایشو پہ ہونی چاہیے. اسمبلی میں کیوں نہیں ڈسکس ہوتا یہ؟ ہونا چاہیے. آئی ڈونٹ نو, میں تو آپ کو بولوں کہ کیوں نہیں ہوتا ہے یہ لیجسلیشن کے ساتھ کریں, ساتھ ساتھ وہ بھی ڈسکس کریں. میں تو یہ بتاؤں کہ لیجسلیشن بھی ہمارے پاس جب آتی ہے تو ہمارے پاس پڑھنے کا ٹائم بھی نہیں ہوتا, ہم پہلے سوچتے ہیں یس نو کریں یا پڑھیں اس کو. تو آئی بلیو کہ تھوڑا سا حکومت کو اس پہ ذمہ داری لینی ہوگی کہ وہ اس پہ سیریسلی ڈسکس کریں اور ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے ایک وے فارورڈ نکالیں. خالی ہم یہاں پہ بیٹھ کے جو ہے ٹاک شوز میں باتیں کرنے سے مسائل حل نہیں ہوں گے. دیز آر ویری ویری سیریس ایشوز. جب تک یہ ایشوز ریزالو نہیں ہوں گے اس وقت تک بھی آپ کے پاس جو ہے فورن انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. یہ سبھی میرا یہی نکتہ تھا کہ جب تک سے آپ پولیٹیکلی اسٹیبل نہیں ہوں گے تو انویسٹر کو یہ تو پتہ چلے کہ پاکستان میں معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور جب میں انویسٹر کی بات کرتا ہوں صرف فورن نہیں, ڈومیسٹک انویسٹر بھی, کیونکہ اگر آپ یہ آئی پی پیز کے معاہدات کھولتے ہیں تو انویسٹرز نے انویسٹ بھی کیا ہوا ہے. اصل میں مسئلہ یہی ہے کہ صرف چند لوگوں کے مفادات کے لیے نا آپ اپنے ملک کی سورنٹی کو کمپرومائز کر رہے ہیں, آپ سارا بوجھ جو ہے نا اپنی عوام پہ ڈال رہے ہیں. تو یہ جو ہے نا وہ ہمارے ارباب اختیار کو سوچنا پڑے گا, کیونکہ بات یہ ارباب اختیار میں شامل, ہم ارباب اختیار میں شامل ضرور ہیں, مگر متحدہ قومی موومنٹ شروع سے جو ایک ڈپرائیو کلاس کی نمائندہ رہی ہے اور اس میں جو نمائندے بھی آتے ہیں وہ زیادہ تر مڈل کلاس ہیں, اس لیے وہ مسائل کو بہترین طریقے سے مجھے لگتا ہے سمجھ بھی سکتے ہیں اور ان کی انٹینشنز بھی زیادہ ہوتی ہیں کہ اس کو کسی طریقے سے حل کیا جائے. کوئی جو ہے بہت زیادہ تجارتی یا اس طرح کے ان کے مفادات جو ہے وہ اٹیچ نہیں ہوتے. مگر ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا ایسا ہوتا ہے بالکل جس ٹائم پہ جس بھی گورنمنٹ نے معاہدے کیے تھے اس وقت میں شاید ان کے پیش نظر اس وقت کے گولز ہوتے ہیں کہ جیسے بجلی اویلیبل نہیں تھی وہ اویلیبل کرنی ہے, لوڈ شیڈنگ کا بہت مسئلہ تھا. مگر اس وقت کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ چارجز اتنے بڑھ گئے کہ عوام وہ بوجھ سہارنے سے جو ہے نا بالکل قاصر ہے اور عوام میں بہت زیادہ جو ہے نا اس کی وجہ سے بے چینی پائی جا رہی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اب جو ہے نا ان کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے, اور ریویو ہم کسی بھی طریقے سے بیٹھ کے کر سکتے ہیں, اور بہتر ہے کہ پہلے اپنے جو انٹرنل آئی پی پیز جو اس طرح کے لوگوں کے جس میں انٹرسٹ انوالو ہیں پہلے ان کو ایڈریس کیا جائے, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ فورن انویسٹمنٹس اور جو دوسرے انویسٹرز یا آئی پی پی کمپنیز ہیں ان پہ جائیں تو آپ کے لیے چیزیں بہت آسان ہو جائیں گی. پولیٹیکل ول, جی ظاہر بات ہے آپ لوگ حکومت میں, اور آپ نے صحیح کہا کہ ڈانٹنگ ٹاسکس ہیں, اس میں ایک آپ کو بڑی اپوزیشن کا بھی سامنا ہے. تو آپ لوگ تو یہی چاہیں گے کہ اپوزیشن کے ساتھ بھی کم از کم ورکنگ ریلیشن شپ ہو. ٹھیک ہے آپ لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے, جمہوریت کا ہم کہتے ہیں یہی حسن ہے کہ آپ لوگ یو ریپرزینٹ 3 ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز, لیکن آپ لوگ ایک حکمران اتحاد کا حصہ ہیں. اسی طرح پی ٹی آئی کے ساتھ بھی پارلیمان میں آپ کی جو ہے وہ ورکنگ ریلیشن شپ ہو, صوبوں اور وفاق کے ہوں, تاکہ معاملات آگے بڑھیں, اپنی سیاست بھی ساتھ ساتھ چلے. ایسا پاسبل ہے ان دا گیون سینیریو پولیٹیکل؟ دیکھیے ہم نے جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم تو تیار ہیں کہ پولیٹیکل فورسز جب تک سی بی اس کو چھوڑنا کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہوں. وہ آج بھی میں سن رہا تو مریوب صاحب کہتے ہیں جو ان کے ایم این ایز کے ساتھ جو ہے وہ ان کو یا گرفتار کر لیا جاتا ہے, مقدمات وہ دیکھا نہیں آپ لوگوں کے بالکل گیٹ کے سامنے تو بھوک ہڑتالی کیمپ لگا ہوا ہے. آپ کو طیبہ گل یاد نہیں آتی؟ بھوک ہڑتالی دیکھیں نا وہ سمبولک بھوک ہڑتال ہوتی ہے جو کہ لنچ کے بعد شروع ہوتی ہے اور ڈنر سے پہلے ختم ہو جاتی ہے, ٹی بریک سے پہلے. لیکن ہبس کا موسم ہے, بیٹھنا ٹو بی ویری آنسٹ آسان نہیں ہے. ہم اس چیز کے لیے بہت تیار ہیں. ہم نے بہت دفعہ آفر کی ہے ڈیورنگ دا بجٹ سیشن. پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے آن دا فلور آف دا ہاؤس آفر کی ہے, لیکن جب ایک سیاسی جماعت کا ذہنیت ہی سیاسی نہ ہو, جب وہ سیاسی طور پہ مسئلوں کا حل ہی نہ کرنا چاہے, تو پھر ہم اس اپوزیشن جماعت کے ساتھ زبردستی تو بیٹھ نہیں سکتے. اور آپ آج بھی دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ آرمی اپنا ایک نمائندہ بتائے کہ وہ ہمارے ساتھ بات کرے, اور وہ کس سر پہ یہ کہہ رہے ہیں. ایک طرف آپ نے ایک سوشل میڈیا کے اوپر ایک منظم مہم چلائی ہوئی ہے آرمی کے خلاف, آپ ان کے اوپر باتیں کر رہے ہیں, آپ اس طریقے کے ان کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں, ان کے پرسنل نام لے کے کر رہے ہیں, اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ مذاکرات کرنے. اور یہاں تک کہ آج ایک نیا لقب ڈان اخبار میں پڑھ رہی تھی تو ایک نیا لقب آیا کہ ایک بگڑا ہوا بچہ جو ہے اس کے اوپر تو کہ اس کے اوپر تو ہم نے تنقید کرنی ہے. بھئی آپ اپنے افواج کے اوپر تنقید کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کیوں دنیا کو یہ اپنا روپ دکھانا چاہتے ہیں؟ ہماری پاک افواج ہمارے لیے بہت ضروری ہے. انہوں نے ہم چاروں طرف دشمنوں سے گھرے ہوئے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کبھی کچھ نام اور کبھی کچھ نام. پہلے بھی انہوں نے بہت سارے نام لیے. یہ بیٹھے ٹیبل پہ سیاسی قوتوں کے ساتھ
जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए। रज़ा रब्बानी साहब ने एक दफ़ा कहा था कि ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए, हमें नया इमरानी मुआहिदा करना चाहिए, न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात की थी उन्होंने। लेकिन दैट्स द वे फॉरवर्ड, लेकिन उसमें किससे? इदारों की भी बात की थी कि वो भी हाँ, बैठे। देखिए बिल्कुल ये बहुत अरसे से चल रहा है कि एक ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन का एक अमल आगे चलें, आगे आप माज़ी के बढ़े। असीर लेकिन ना आप रहें। मुझे ये बताएं कि आपको याद है इस्लामाबाद की ग्रीन बेल्ट चली थी? क्या आपको याद है कि ज़मान पार्क से पेट्रोल जी, पंप सारी फेंके गए vividly we all थे? ठीक है, remember तो वो बात तमाम। ये है कि उस सोच, क्या पार्लियामान में बैठे नहीं है? क्या पार्लियामान में ये पर्क्स एंड प्रिविलेजेस नहीं ले रहे हैं? क्या स्टैंडिंग कमेटी की चेयर्स इनके पास नहीं है? क्या ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग्स में नहीं बैठते हैं? देखिए हर चीज़ जो एक पार्लियामेंट्री शेयर है वो उनके पास है। वो सब कुछ लेने के बाद रिजर्व सीट्स पे आप लोग हाँ, कानून साजी कर रहे हैं ना, वो भी तो पार्लियामानी शेयर ही मांग रहे हैं अपना। देखिए रिजर्व सीट्स अगर वो शेयर लेते ना जस्ट तरीके से, एक जो तरीकेकार था, हमने कब कहा था कि अब भाई आप अपने इलेक्शंस ना कराएं? क्या हमारे पास से सिंबल्स नहीं गए? क्या हमसे तलवार से हम तीर पर नहीं आए? क्या मुस्लिम लीग नवाज के मेंबर्स जो हैं क्या सेनेट वो में आज भी आजाद हैं शायद, जी वो जो आज़ाद जीते हैं, आज थे। भी आज़ाद आज भी इंतखाब आज़ाद है हैं। ना। तो हम सब इन मरहलों से गुजरे हैं। आप गिरफ्तारियों की बात करते हैं, हमें बहुत हमदर्दी है, लेकिन मुझे याद आता है कि फरियाल तालपुर साहिबा को ईद की रात जी। आपने जेल मैनुअल के खिलाफ वर्जी पे उनको अस्पताल से जेल मुंतकिल किया था। आपने साबिक सदर मुमलिकत थे उस वक्त, लोग आज सदर मुमलिकत है, आसिफ अली जरदारी साहब को आपने गिरफ्तार किया, ईद की नमाज नहीं होना पढ़ने नहीं दी, चाहिए। उनके बच्चों को मिलने नहीं दिया, सियासी इंसुलिन इंतकाम रखने के नहीं लिए होना चाहिए। रेफ्रिजरेटर नहीं दिया, आपने मरियम नवाज शरीफ को गिरफ्तार किया, आपने मतलब आपने कोई कसर छोड़ी तो नहीं है। आपने खुर्शीद शाह साहब को गिरफ्तार किया, आपने ऐसे ऐसे मुकदमे बनाए जिन मुकदमों के ऊपर भी जो है ना अफसोस होता है। तो आज तो आप हमारे सामने है कि कैसे बैरून मुल्क एक मुनज़्ज़म कैंपेन चलती है, कहाँ से इतने फंड्स आते हैं, आप लॉबिंग फर्म हायर करते हैं, आप पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग करते हैं, आप कहते हैं पाकिस्तान को IMF का कर्जा ना मिले, पाकिस्तान को GSP प्लस ना मिले, पाकिस्तान पे कोई पाबंदी लग जाए, फिर उसके बाद आप कहते हैं हम देखें शोधा की यादगारों पे हमने तो हमला नहीं किया था, माफी मांगे नहीं, वो पहले कहते हैं अगर अल्लाह। कोई मुलव्विस है तो नहीं उसके अंदर उनको वो बोले तो कि सजा जिसने दें। प्रोवोक किया था, जिसने इंसाइट किया था, तो 1.25 साल हो गया है वैसे, to be very honest, तो को फिर माफी prosecute करके मांगे, सजा दिलवाएं। फिर ये यहाँ मैं कहूंगी कि ये देखें, ये हमारी अदालतों को भी सोचना है, मतलब फिर ये हुकूमत को भी सोचना है कि आप मामला खत्म हो जाए ना, आप भी hanging on है। कोल्ड स्टोरेज में थे, अब निकले। देखें बात ये कि अब जो रिएक्शंस है ये एक प्रोसेस को स्मूथली चलना चाहिए लास्ट था। वर्ड फिर हमें अच्छा, माजरत के साथ मुझे ट्रुथ लगता एंड है- रिकंसिलिएशन की उन्होंने बात की जी, तो बिल्कुल, अब हमें मगर- आगे उसके लिए आगे बढ़ना होगा, पीछे आगे नहीं तो सारा बढ़ना देखना होगा, मगर होगा। माजरत के साथ जो PTI या उसे सुन्नी इत्तेहाद कहना चाहिए वो उस ये अब नाम तो से अभी है सुप्रीम कोर्ट का PTI जी, तो वो अभी जो है वो इसके लिए सीरियस मेरे ख्याल में है ही नहीं ना, वो मुज़ाकरात में सीरियस हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि पर्क्स एंड प्रिविलेजेस वो सारी अवेल कर रहे हैं, मगर जहां किसी जो है वो मफाहमत की बात अच्छा आती है, क्या वो जहां MPL, टेबल टॉक की PVP बात और है, PMLN से नहीं मुज़ाकरात करना चाहते, नहीं, तो बाकी फिर महमूद वो- खाना चकजई मौलाना मतलब फजल रहमान साहब से कर रहे वो हैं, बाहर कहाँ जिनसे से माजी में मुज़ाकरात इख्तिलाफ करेंगे? है। आपका मसला तो जब ही हल होगा ना जब आप ट्रेजरी बेंचेस के साथ बैठेंगे। Yes. हमेशा ऐसा ही होता है कि आप किसी चीज पे ठीक है। कंसेंसस करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो फिर वही होगा कि एक जो है वो तनाव की फजा कायम होगी और मसाइल जो है वो बढ़ते जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर शज़ा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सैर शुक्रिया। कमरान साहब, समीर साहब भी है। डिस्कशन व्यूअर्स एक छोटा सा वक्फा शामिल करेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो जो मुल्क में ये बरसात का एक शदीद स्पेल है, इसका जो इम्पैक्ट आ रहा है इस पे हम बात कर रहे होंगे कि कैसे ये जो क्लाइमेट चेंज के बाज़े निशानी है पाकिस्तान में, इनसे हम नबर्द आज़मा हो सकते हैं वक्फे के बाद। माहिर मौसमियात के मुताबिक आसमानी बिजली फिजा और ज़मीन के दरमियान पैदा होने वाला करंट है। आम तौर पर घरों में मुहैया होने वाली बिजली में 220 वोल्ट का करंट होता है, जबकि आसमानी बिजली तकरीबन 30,000 एम्पियर करंट पैदा कर सकती है। करोड़ों वोल्ट की ताकत बहुत ज्यादा होती है। इस वजह से जो बिजली जमीन पर गिरती है वो आग की शक्ल में होती है, यानी मुकम्मल आग ही होती है, जिससे बहुत ज्यादा नुकसान का खदशा होता है। माहिरीन के मुताबिक बिजली की चमक और बादलों की गरज में 30 सेकंड से कम का वक्फा खतरे की अलामत है। आसमानी बिजली चमकते वक्त मोटरसाइकिल या बगैर छत की गाड़ियों में सफर करने से इज्तनाब करें। ऊंची इमारतों, दरख्तों, खंभों, पहाड़ियों, एंटीनाज, मोबाइल टावर्स वगैरह से दूर रहें। शदीद गरज चमक के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। पानी के जखीरों, जोहड़, तालाब, नहर, चश्मा, दरिया वगैरह से फौरन दूर हो जाएं। किसी भी दरख्त के नीचे हरगिज पनाह ना लें। दुनिया में आसमानी बिजली से सबसे ज्यादा अमवात दरख्तों के नीचे पनाह लेने वाले अशखास की होती है।
मोदी हुकूमत कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत के मुतालबे की सज़ा देने के लिए बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां कर रही है। हुर्रियत रहनुमाओं, सहाफ़ियों, इंसानी हुकूक के कारकुनों और आम शहरियों को झूठे मुकदमात में फंसाया जा रहा है। हजारों कश्मीरी काले कवानीन के तहत भारतीय जेलों में बंद हैं। भारतीय जेलों में कश्मीरी कैदियों के साथ गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है। बैनुल अक़वामी बरादरी को मकबूजा जम्मू कश्मीर में गैर कानूनी हिरासतों का नोटिस लेना चाहिए। माहौल को आलूदगी से बचाने के लिए अपनी गाड़ियों का बाकायदा चेकअप करवाएं। फसलों की बाकियात और कूड़े करकट को आग मत लगाएं। धुआं माहौल को आलूदा कर रहा है। माहौल को साफ रखें, अपने लिए, अपनी आइंदा नस्लों के लिए। क्या आप जानते हैं पाकिस्तान में डिजिटल मीडिया सारिफिन की तादाद 11 करोड़ से तजावुज कर चुकी है और ये भी हकीकत है कि हम ज्यादा वक्त गैर जरूरी तौर पर एप्लीकेशन पर ज़ाया कर देते हैं। लेकिन टीवी, कंप्यूटर और मोबाइल फोन का रोजाना 4 घंटे से ज्यादा इस्तेमाल फोबियाज को जन्म देता है। स्क्रीन का गैर जरूरी और ज्यादा इस्तेमाल बढ़ने से ज़हनी मसाइल भी बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ तक कि बच्चे भी मुतासर हो रहे हैं। अगर आपके बच्चों में डिप्रेशन, बेचैनी, तवज्जो में कमी और झगड़ालूपन की अलामत हैं तो फौरी मुतवज्जो हों। बच्चों को स्क्रीन के बेजा इस्तेमाल से रोकें, उन्हें बेचैनी और समाजी इज़्तिराब से बचाएं। सलाम पाकिस्तान म्यूजिक वीडियोस मुकाबला 14 अगस्त 14 लाख नकद। अगर आपके सुरों से आती है आजादी की महक तो अपने बेहतरीन मिल्ली नगमों की वीडियोस 9 अगस्त तक हमें भेज दीजिए। मुंतखब गाने 1 अगस्त से 14 अगस्त तक PTV पर नशर किए जाएंगे। तो आज ही वतन के नाम अपनी मोहब्बत को नगमे की शक्ल दीजिए। PTV की वेबसाइट www.ptv.com.pk विजिट करें। सॉन्ग कंपटीशन टैब पर क्लिक करें और फॉर्म पुर करके अपने वीडियो सॉन्ग का गूगल ड्राइव या वी ट्रांसफर लिंक सबमिट करें, या PTV की वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करके पुर करें और ईमेल के जरिए salampakistan@ptv.com.pk पर अपने गाने के लिंक के साथ भेज दें। पहली 3 पोजीशंस का ऐलान 14 अगस्त को किया जाएगा। पहला इनाम 7 लाख रुपए, दूसरा इनाम 4 लाख रुपए, तीसरा इनाम 3 लाख रुपए। वीडियोस भेजने की आखिरी तारीख 9 अगस्त 2024 है। वेलकम बैक व्यूअर्स। जैसे मैंने ब्रेक पर जाने से कबल बताया कि इस वक्त पाकिस्तान के तुल अर्ज़ में बहुत मुसलधार किस्म की बारिशें हो रही हैं और मुख्तलिफ मकामात पर हादसात पेश आए हैं। हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा कोहाट दरादम खेल में जब पानी अंडरग्राउंड गया है, बेसमेंट में गया है, तो एक ही फैमिली के 11 अफराद जो हैं इसमें जाम बाग हुए हैं। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसके अलावा नगर पार्कर और छाछरों में आसमानी बिजली गिरने से 9 अफराद, रावलपिंडी में करंट लगने और छत गिरने से 3, जबकि आज़ाद कश्मीर में 1 शख्स जाम बाग हुआ है। ये आप ये ताज़ा तरीन तस्वीर देख रहे हैं जो ये 2 दिनों से बरसात की बारिशें हो रही हैं, इसका स्पेल है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक कि अगले 2 दिन इस तरह बरकरार रहेगा। आपके इल्म में है कि 2022 में भी जो बहुत ज़्यादा बारिशें हुई थी तो हिल टॉरेंट्स के पानी से सैलाब बन गया था और उससे पाकिस्तान को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुंचा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने चेयरमैन NDA से भी रब्ता किया और उनसे कहा है कि जो भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को और मवासलाती निज़ाम को नुकसान पहुंचा है इन बारिशों की वजह से, पुल बह गए हैं। बिलखसूस जो हमारे शुमाली इलाका जात हैं, नारान में जो उसके कनेक्टिंग पुल है वो बह गया है। वहाँ पर बहुत से सयाह भी हैं, मुकामी आबादी भी है, उनके लिए NDMA नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट
اتھارٹی صوبائی حکومت سے رابطے میں رہے اور ایک رسپانس سینٹر بھی تشکیل دیا گیا ہے جہاں آج وزیر پلاننگ احسن اقبال صاحب اور کلائمیٹ چینج کی جو وزیر اعظم کی اسپیشل اسسٹنٹ ہیں وہ بھی موجود تھیں، اور رومینہ خورشید عالم صاحبہ اور تمام جو صوبائی انتظامیہ ہیں ان سے رابطہ کیا گیا ہے کہ کس طرح یہ جو برسات کی بارشیں ہیں اس سے کم نقصان پہنچے۔ عوام کی آگاہی کے لیے بھی این ڈی ایم اے کیمپین چلا رہی ہے، کیونکہ جیسے میں نے بتایا کرنٹ لگنے سے بھی ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ جب بہت بارش ہو رہی ہو تو بجلی کے کھمبوں سے دور رہنا چاہیے۔ جہاں تک بلڈنگ کی بات ہے وہ تو obviously اب انفارچونیٹلی جو کچے گھر ہوتے ہیں وہ گر جاتے ہیں، اس حوالے سے ہم گفتگو کرنا چاہیں گے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، ان سے ہم بات کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ اس حوالے سے اب کیا جو معاملات ہیں وہ کس طرح ترتیب دیے جا رہے ہیں۔ پاکستان کلائمیٹ چینج موسمیاتی تبدیلی سے 5 جو دنیا کے متاثر ترین ممالک ہیں ان میں سے ایک ہے۔ پاکستان کا جو آپ کو جیسے میں نے 2022 کا بتایا کہ وہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اتنے بڑے پیمانے پہ سیلاب آیا کہ ہمیں اربوں روپے 30 ارب روپے کے قریب نقصان ہوا اور ہماری بہت سی جانیں گئیں۔ ہم خود پاکستان ٹیلی ویژن کی ٹیمز کو لیڈ کرتے ہوئے ان علاقوں میں گئے اور اب 2 سال بعد اللہ نہ کرے کہ ویسا آئے۔ اب ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت زارا حسین صاحبہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی سے۔ آپ کا السلام علیکم میم۔ جی وعلیکم السلام۔ ذرا تھوڑا سا بتائیے گا، میں نے تو کافی طویل ایک تمہید باندھی ہے، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی جو یہ حالیہ بارشیں ہو رہی ہیں جن سے جانی اور مالی نقصان ہو رہا ہے، اس حوالے سے آپ لوگوں کی کیا پلاننگ ہے اور کس طرح اس تمام معاملے کو مانیٹر کیا جا رہا ہے اور کس طرح اس کی بحالی کے لیے کیمپین چلائی جا رہی ہے؟ جی سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گی آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ این ڈی ایم اے نے مونسون سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی اس کی کمپلیٹ 6 مہینے کی پروجیکشن کر لی تھی کہ اس دفعہ مونسون جو ہے اس میں کتنی بارش ایکسپیکٹ کی جائے گی اور کون کون سے ایریاز جو ہیں وہ اس کی زد میں آ سکتے ہیں۔ اچھا، تو یہ ہم نے ایک ریئیکٹو سے ایک پرو ایکٹیو اپروچ جو ہے وہ اپنائی ہے، اور میں آپ کو بتانا بھی چاہوں گی کہ ہم نے ابھی تھی وہ اس کا کانفیڈنس لیول تھا، اور ہم نے جو علاقے اور جو مقامات بتائے تھے جہاں پہ جتنے ملی میٹر بارش ریکارڈ ہونی تھی وہ بھی الحمدللہ جو ہے وہ ہماری ایکوریسی۔ اور آپ لوگوں کو اس کا علم تھا کہ یہ غیر معمولی اسپیل آ رہا ہے مونسون کا؟ جی آپ کی تھوڑی آواز پہ خلل پیدا ہو رہا ہے۔ جی اپنی اگر آپ پوزیشن بدلیں گی تو آواز کلیئر آئے گی۔ جی رائٹ، جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ ہم نے بالکل یہ پروجیکشن کی صورت میں یہ انفارمیشن مونسون سٹارٹ ہونے سے پہلے دے رہی تھی کہ اس دفعہ جو مونسون کا جو ہوگا اسپیل جو بھی آئے گا وہ معمول سے زیادہ ہوگا، تو ہماری پروجیکشن کی ایکوریسی جو ہے وہ کافی ہائی تھی۔ اور یہ کتنا عرصہ طویل رہے گا یہ جو اسپیل ہے؟ جی ابھی 15 اگست تک جو ہے ہم یہ مونسون کا اسپیل دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد یہ ٹیپر ڈاؤن ہو جائے گا۔ اچھا، پچھلے سال بھی کافی زیادہ بارشیں ہوئی تھی، تو کیا اس کے انسیڈنٹس میں اضافہ ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ مونسون کی بارشیں جو ہیں ان کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے اسپیل میں؟ جی بالکل، یہ اصل میں کلائمیٹک جو فینومنا ہے یہ بہت ایریٹک ان نیچر ہے۔ اب اس میں ڈفرینٹ سائنٹیفک فینومناز انوالو ہوتے ہیں جس میں ہمارے عربین سی میں کچھ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، کچھ اوشن میں ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، پلس یہ الٹیمیٹلی آپ کے ایٹماسفیئر میں جو ہے ایک لو پریشر ڈیولپ ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا یہ مونسون جو ہے یہ ایریٹک ہو جاتا ہے اور آپ کے پاس بارشیں جو ہیں وہ معمول سے زیادہ ہوتی ہیں۔ پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے ساتھ بھی آپ لوگ رابطے میں ہیں، کیونکہ پرائم منسٹر صاحب کی جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ریسکیو کی ایفرٹس کو بھی بہتر بنایا جائے اور جہاں پر اگر کہیں پل گر گئے ہیں تو ان کو کیسے جو مواصلاتی رابطے ہیں انہیں بھی بحال کیا جائے۔ جی وزیر اعظم کی ہدایت پہ جو ہے وہ این ڈی ایم اے میں ہی ایک رسپانس کمیٹی کا جو ہے وہ ایک انوگریشن ہوئی تھی، اور اسی کے تحت جو ہے ہم 3 میٹنگز کر چکے ہیں، اور اس میں جتنے بھی متعلقہ ادارے ہیں جس میں پی ڈی ایم اے، زی ڈی ایم اے، این ایچ اے، ریسکیو کے جو ادارے ہیں، ہیلتھ ڈپارٹمنٹس ہیں، وہ سارے اس کمیٹی کا حصہ ہیں، اور آج بھی احسن اقبال صاحب نے اس کو چیئر کیا ہے، اور اس میں بھی ملک کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کو دیکھا گیا ہے، اس پہ اپڈیٹ لی گئی ہے، اور اس پہ جو ہے وہ فوری عمل جو بھی جہاں پہ کوئی انسیڈنٹ ہوا ہے اس پہ فوری رسپانس کا جو ہے وہ فیصلہ سنایا گیا۔ زہرا صاحبہ میں نے یہ بھی بتایا تھا، آپ ذرا اختصار سے بتائے گا کہ آپ لوگ عوام کی آگاہی کے لیے بھی کوئی مہم جو ہے وہ چلا رہے ہیں، کیونکہ کرنٹ لگنے سے بھی حادثات جو ہیں وہ پیش آ رہے ہیں، یا جو ٹورسٹ ہیں وہ ان جگہوں کا رخ نہ کریں جہاں اس کا نقصان کا احتمال ہو بارشوں کی وجہ سے؟
جی بالکل، این ڈی ایم اے نے اپنی پاک این ڈی ایم اے ڈیزاسٹر ایپ کے نام سے ایک ایپ جو ہے لانچ کی ہے، اچھا جو کہ وزیر اعظم صاحب نے اس کا افتتاح کیا تھا، جو کہ آئی او ایس میں اور اینڈرائڈ پہ دونوں موجود ہے. اس میں ہم جو ہے لگاتار یہ تمام انفارمیشن جس میں ہم موسم کی آگاہی اور وہ ایریا جو جہاں پہ ہمارے پاس کوئی بھی امپیکٹ ہو سکتا ہے، فلیش فلڈنگ کا، ریور رائن کا، لینڈ سلائڈ کا، کوئی سبھی ہل ٹورنٹس کا ایون، وہ ہم تمام الرٹ کی صورت میں اپنی ایپ میں جو ہے وہ 24/7 جو ہے وہ لوگوں کی آگاہی کے لیے جنریٹ کر رہے ہیں. ہیلپ لائن بھی کوئی آپ کو انٹروڈیوس کر رہے ہیں؟ ہیلپ لائن بھی کوئی ایسی تاکہ اگر کوئی رابطہ کرنا چاہے این ڈی ایم اے سے تو ان کے پاس کوئی ہیلپ لائن نمبر ہو؟ جی، ہمارا جو نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر ہے وہ 24/7 آپریشنل ہے. وہ آپ کو ہماری ویب سائٹ پہ ہیلپ لائن کا نمبر موجود ہے، آپ کسی بھی ٹائم کال کر سکتے ہیں. وہاں پر ہمارے ٹیکنیکل ایکسپرٹس، ہمارے ریسپانس کے ایکسپرٹس سب موجود ہیں جو کہ پوری سچویشن کو مانیٹر کر رہے ہیں. 2022 میں جو بہت ہی زیادہ بارشیں ہوئی تھی جس کی وجہ سے سیلابی صورتحال ہو گئی تھی اور فلڈنگ ہو گئی تھی، خدا نخواستہ اس طرح کا پیٹرن تو نہیں ہے 2024 میں؟ جی نہیں، اس دفعہ ہم لوگ 2022 پہ جو ہے فلڈ ہے وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے. اس دفعہ انشاءاللہ صورتحال جو ہے وہ کنٹرول میں رہے گی. جو ابھی جیسے کہ میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ جو مونسون کی جو کرنٹ اسپیل ہے یہ نارتھ ایسٹرن سائڈ پہ زیادہ اسٹرانگ ہے، جس کے اثرات جو ہیں وہ آزاد جموں کشمیر میں فلیش فلڈنگ کی صورت میں اور خیبر پختونخوا میں بھی جو ہے فلیش فلڈنگ کی صورت میں ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو دریائے چناب اور راوی میں جو ہے وہ درمیانے درجے کا سیلاب ہو سکتا ہے، لیکن انشاءاللہ ہم 2022 کا یا 10 کا سیلاب جو ہے وہ متوقع نہیں کر رہے اس سال. چلے بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ زہرا حسین صاحبہ. این ڈی ایم اے سے آپ کا تعلق ہے، آپ آگاہی تھی، اپڈیٹ کر رہی تھی، انفارم کر رہی تھی ویورز. یہ آج کا پروگرام تھا. آپ بھی جہاں موجود رہیں اپنے ارد گرد محتاط رہیں، کیونکہ پانی جو ہے جب بارش زیادہ ہوتی ہے تو اس سے اربن فلڈنگ کا فینومنا بھی سامنے آ رہا ہے، بالخصوص اسلام آباد، لاہور، کراچی جو بڑے سینٹرز ہیں جہاں نکاسی آپ کا جب ایشوز ہوتے ہیں تو پھر پانی گھروں میں داخل ہوتا ہے اور اس سے بھی بہت نقصان ہو سکتا ہے. پروگرام سچ طوئی میں فیڈ بیک دیجیے گا. کل تک کے لیے سید انوار الحسن اور سچ طوئی کے پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.